जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ये जो हम लोग का बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है तो वह प्लेटफॉर्म बुक के तहत ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट दो है। आपका जो एक है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो आपका बिहार फायरमैन यानी कि जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो 10 दिनों से नहीं आ रहा था, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो था वो वीडियो नहीं आ पा रहा था। सो अब आपका जो है फाइनली वो जो प्रतिदिन आपका वीडियो आएगा। और SSGD वाला भी जो है आपका सेट प्रैक्टिस वो भी आपको मिलने लगेगा। तो आज से आपका जो है प्रतिदिन दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 2 है, और इसका पूरा PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान है। देखिए यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से जो भारत का प्रमुख खदान है वो कौन सा है। पहला है बाजरा, मक्का, चावल या फिर गेहूं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह जो है भारत का प्रमुख खदान है वो चावल है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी कर लीजिएगा, चावल। देखिए जो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन की हम लोग बात करें तो वह होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक, हम लोग सभी प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझते चलेंगे। चलिए दूसरा जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि किस कटिबंध पर जो है वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की जो लंबाई है वो 24 घंटों की होती है। तो वह जो 24 घंटे की होती है ये शीतोष्ण कटिबंध पर। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए तीसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक खनिज संसाधन जो पाए जाते हैं वो किस राज्य में, तो वह पाए जाते हैं आपको झारखंड में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, झारखंड में। चलिए चौथा जो हम लोग का प्रश्न है कि एक ग्रह पर गुरुत्व के कारण त्वरण 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर कूदना सुरक्षित है तो तदनुसार ऊंचाई जिससे वह उस ग्रह पर कूद सकता है निम्न होगी। और यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर जी का जो मान दिया गया है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 20 मीटर। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर 20 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि H2S, ये जो H2S की ज्यामिति तथा ध्रुवीय आघूर्ण होगी। तो देखिए जो H2S की जो ज्यामितीय तथा जो ध्रुवीय आघूर्ण होगी वह क्या होगी, वह आघूर्ण बिल्कुल वह होगी आपका कोणीय तथा अशून्य होगी। ठीक, क्या होगी, कोणीय तथा अशून्य। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 6ठा नंबर प्रश्न, इसको हम लोग इस इंग्लिश को जो है इसको स्किप कर दे रहे हैं। इसमें आपका जो मैथ और इंग्लिश का स्किप कर दे रहे हैं। यदि आप लोग बोलिएगा तो इसका जो इंग्लिश का है हम उसको कैप्चर कर लेंगे, लेकिन इसमें जो आपका मैथ है उसको PDF के साथ आपको सॉल्व करना होगा। अगला जो प्रश्न 11 नंबर है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया। देखिए यहाँ पर जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपको याद रखना है कि यह 1904 में पारित किया गया था। और यह किस वायसराय के प्रभुत्व में यह पारित किया गया था, तो यह जो पारित किया गया था लॉर्ड कार्जन के प्रभुत्व में पारित किया गया था। ठीक है, आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लॉर्ड कार्जन का। तो ये जो लॉर्ड कार्जन था ये 1899 से लेकर 1905 तक था। ठीक, यहाँ पर आपका 1899 से 1905 तक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। देखिए यहाँ पर जो राजकीय प्रतीक नहीं है यानी कि इसमें 4 दिया गया है। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंद, राजकीय पक्षी गौरैया और राजकीय नदी जो है गंगा। कौन सा इसमें नहीं है, तो इसमें जो आपका नहीं है वह राजकीय नदी गंगा, ये जो है आपका बिल्कुल गलत है, राजकीय नदी गंगा नहीं है। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के जो वर्ग 1 के तत्व हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षार धातु है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला जो हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, उसमें डाला गया है आपको राजनीतिक नीतियों पर ये जो है प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 15 नंबर जो प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण। देखिए जो महासागरों में ज्वार और भाटा आते हैं तो इसका जो कारण है ये क्यों आते हैं, तो यह जो आते हैं सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है समुद्रों में महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। हम लोग से पूछा गया कि गुलर का जो फूल है मुहावरे का सही अर्थ होगा तो ये जो दुर्लभ होता है, ठीक, जो मुहावरे का फूल क्या बोलते हैं गुलर का फूल है, ये मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। 17 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग से प्रश्न कहा गया कि जो एक कक्षा 10 का छात्र है और वह अपने अनुपस्थिति को जो अनुपस्थिति दंड है उसको माफ़ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखता है, तो वह जो पत्र है वह किस श्रेणी में आएगा, तो वह जो आएगा आपका आवेदन पत्र में आएगा। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर आवेदन पत्र हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि कार्यालय आदेशों में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कि कार्यालय आदेश में जो अधिकारी का हस्ताक्षर है वो किस स्थान पर आएगा। जैसे कि हम लोग कोई फॉर्म रहता है या फिर कोई कागज़ रहता है तो वहाँ पर ऐसे जो होता है पेज, तो यहाँ पर पूछा गया कि वह किस साइड में आएगा जो उसका यहाँ पर अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। तो पहला है यहाँ पर है नीचे दाहिने ओर। देखिए यहाँ पर जो नीचे दाहिने ओर, दूसरा है नीचे बाईं ओर, तीसरा में है कि ऊपर दाहिने ओर या फिर ऊपर बाईं ओर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि नीचे और दाहिने ओर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हस्ताक्षर होता है वह अधिकारी का होता है। ठीक, तो यह जो हम लोग का नीचे हो गया और ये दाहिने तरफ हो गया। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर पार्श्वक ध्वनि कौन सी है। पार्श्वक ध्वनि उससे पूछा गया कि कौन सी है, तो वह है आपका ल जो है पार्श्वक ध्वनि है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग से पूछा गया कि प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कोई द्रव्य ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण है। देखिए यहाँ पर कोई जो द्रव है वह ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि वह स्पर्श कोण है। वह जो स्पर्श कोण है 90 डिग्री से बढ़ा तो वह गीला नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रणाली नॉन एरोमेटिक है। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि कौन सी जो रासायनिक प्रणाली है वो नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पर देखिए 4 जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो आपका हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा बी जो है आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक, चलिए यहाँ पर कुछ ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है जिसमें ये, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 23 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा गहन गुण होता है। देखिए यहाँ पर गहन गुण कौन सा होता है, पहला आयतन, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा अपवर्तनांक और जो चौथा होता है वह भार होता है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा आपका अपवर्तनांक जो होता है वो गहन गुण होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 24 नंबर निम्न में से कौन सा गैस के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है, तो अभिगृहित नहीं है वह हो जाएगा आपका सभी अणुओं की चाल समान होती है, यह जो है गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कि जो सभी अणुओं की चाल है वो समान होती है। चलिए अगला जो पॉइंट 25 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि यदि दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक आवर्त गति
कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि, क्या मानना आवश्यक है, तो यह मानना आवश्यक है कि दोलन का आयाम कम होता है। ठीक, यह जो मानना आवश्यक होगा कि जो दोलन का आयाम है वह कम होता है। 26 नंबर प्रश्न है, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो संचरण नियतांक भी कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह जो है कोणीय तरंग संख्या भी कहलाता है किसी तरंग का संचरण नियतांक। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि लेड जो शीशा का आपेक्षिक घनत्व है 11.3 है, इसका घनत्व मात्रक में, देखिए यहाँ पर जो इसका घनत्व है वह 11.3 है, लेकिन इसका घनत्व एसआई मात्रक में क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व दिया गया है और यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा गया। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.13 गुना 10 के पावर 4, यहाँ पर जो होगा एसआई मात्रक घनत्व होगा। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा, ये लेड शीशा का एसआई मात्रक घनत्व है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका कथन सही नहीं है तो ऑप्शन सी का जो कथन है ये सही नहीं है। क्या है कि जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिराने की जो घटना है वह किस प्रकार का प्रकरण है, तो वह जो प्रकरण है एक समान त्वरण है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन से प्रकरण है, तो एक समान त्वरण है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग क्या है कि लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय, देखिए यहाँ पर लैटिन भाषा में हम लोग बात करें तो सदिश जो शब्द है उसका आशय क्या होता है, इसका वास्तव होता है, यानी कि आशय ये वाहक होता है। ठीक, ये जो लैटिन भाषा में सदिश है इसका जो तात्पर्य होता है अर्थ होता है वाहक होता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 31 नंबर जो प्रश्न है, तो आपका यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न मैथ का प्रश्न है। हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो बिल्कुल आप लोग बताइए। इसका मुख्यालय जो है लुसान है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, कहाँ पर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है लुसान है, स्विट्जरलैंड में। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसकी हम लोग स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1894 में किया गया था। ठीक, आपको याद रखना इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में। अगला जो पॉइंट हम लोग का 33 नंबर जो प्रश्न है कि इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा जो एक सही सुमिलित नहीं है। पहला है दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुंबई में, पूर्वी वायु कमान शिलोंग में, मध्य वायु कमान इलाहाबाद में, और जो पश्चिमी वायु कमान है वह दिल्ली में है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए इसमें जो सुमिलित आपका नहीं है यह पूर्वी वायु यहाँ पर जो सुमिलित नहीं है आपका दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान जो है मुंबई में, ये आपका जो है सुमिलित नहीं है। ये जो दक्षिण पश्चिमी वायु कमान है ये आपको गांधीनगर में, ठीक, कहाँ पर है, गांधीनगर में। चलिए अगला पॉइंट देखिए हम लोग का प्रश्न है कि इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है, यानी कि जो किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, पराबैंगनी किरण का, और यहाँ पर हम लोग का गामा किरण का, गामा विकिरण का, और यहाँ पर हम लोग का अवरक्त विकिरण का, और जो है चौथे में दृश्य विकिरण का। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है किसका होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है अवरक्त किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अधिक होता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 35 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। देखिए मानव कपाल में अस्थियों की संख्या हम लोग से पूछा गया कितनी होती है, तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या याद रखिएगा 8 होती है। कितनी होती है, मानव शरीर में मानव कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी की हम लोग बात करें तो 29 होती है। ठीक, चलिए और चेहरे की हम लोग बात करें तो चेहरे पर जो आपका हड्डियों की संख्या होती है वह 14 होती है। ठीक, यानी कि फेस पर इसी 14 हड्डियों से हमारा जो फेस है वो बना हुआ है।
अगला जो पॉइंट हम लोग का 36 नंबर है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। देखिए यहाँ पर भारत में किस प्रकार के जो वन है वो सर्वाधिक विद्यमान है। तो सर्वाधिक जो विद्यमान है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है सर्वाधिक विद्यमान है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये मौजूद है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 37 नंबर है कि जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारकों से बढ़ता है। देखिए जो जल स्रोतों में प्रदूषण है निम्न कारकों से, यानी कि किसके कारण बढ़ता है, तो बिल्कुल यह जो बढ़ता है वह पेस्ट यहाँ पर क्या है, पेस्टिसाइड्स से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो जल के स्रोतों में प्रदूषण का कारण है ये पेस्टिसाइड्स में बढ़ता है। ये कुछ मुझे पता नहीं कि यह क्या है, लेकिन इसी कारण बढ़ता है। और यहाँ जो है 3 जलकुंभी से, जल में स्थिर तैरने वालों पौधों से या फिर जल माइनिंग मगन से। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसी कारण जो है प्रदूषण बढ़ता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि बैक्टीरिया एक प्रजाति जो समुद्र जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। वो कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका सुपर बग। क्या है, वह सुपर बग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा और एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो वह हो सकती है आपका 14। कितना, 14। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है कि पूर्ण राजस्व की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। देखिए यहाँ पर जो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के बाद जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वह जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अगला पॉइंट हम लोग का है कि तस्कंद किस राज्य की राजधानी है। यहाँ पर देखिए जो तस्कंद है वो किस राज्य की राजधानी है, तो तस्कंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक, यहाँ पर जो तस्कंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक, अगला जो हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है ये आपका मैथ से प्रश्न है। और 43 नंबर जो है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। देखिए यहाँ पर भारत की जो पार्लियामेंट का उद्घाटन है वह किस सन में हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1927 में। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर कब हुआ था, 1927 में। आपका राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारा संसद भवन है, पार्लियामेंट जिसको संसद भवन, तो इसका जो डिज़ाइन है यह डिज़ाइन जो किया गया था एडविन लुटियन के द्वारा किया गया था। ठीक, ये जो भारत का पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन इसका डिज़ाइन एडविन लुटियन के द्वारा किया गया था। और इसके हम लोग निर्माण की बात करें तो 1921 से लेकर 1927 के बीच में जो संसद भवन है इसका निर्माण किया गया। और ये जो आपका नया भी संसद भवन बनने वाला है तो वह आपको अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। और उसमें 1272, आपको याद रखिएगा 1272 जो नया संसद भवन बनने वाला है उसमें 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट देखिए हम लोग का प्रश्न है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या Ti 22, भी यहाँ पर 23 और Cr 24, Fe 26। तो इसमें जो अधिकतम संख्या है किस में है, अधिकतम जो संख्या है वह आपका Cr में। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। यहाँ पर भारत के पश्चिमी किनारों पर जो कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो जो कंडला बंदरगाह। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है जो कंडला बंदरगाह है यह भारत के पश्चिम किनारों यानी कि गुजरात में स्थित है। ठीक, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर बंदरगाह के बारे में। तो भारत का जो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है, चेन्नई है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 46 नंबर जो प्रश्न है कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने
खिलाड़ी आवश्यक है। यहाँ पर कबड्डी का जो मैच होता है उसमें एक टीम में सदस्यों की संख्या पूछा गया है, तो एक टीम में सदस्यों की संख्या 7 होती है। हम लोग कुछ खेलों में जो सदस्य में टीमों की संख्या बात करें तो वॉलीबॉल में जो होता है प्रत्येक पक्ष में 6 होते हैं। ठीक, वॉलीबॉल में एक तरफ 6 और दूसरी तरफ भी 6। बेसबॉल में एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 6, तो कितने, सॉरी, यहाँ पर बेसबॉल में 9-9 होता है और जो वॉलीबॉल है उसमें 6-6 होता है, तो ये आपको याद रखना होगा। और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सभी जो होते हैं इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ठीक, आपको याद रखना है। जो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, ये 3 जो खेल है इसमें सदस्यों की संख्या यानी कि प्लेयर्स की जो संख्या होती है 11 होती है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है 47 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि वॉलीबॉल में 1 से कितने पॉइंटों का होता है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग से जो प्रश्न पूछा गया है कि वॉलीबॉल में जो एक सेट, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे तो कुछ इसमें डाउट हो गया है इस प्रश्न में। यहाँ पर वॉलीबॉल में एक से यानी कि एक सेट नहीं बल्कि यहाँ पर एक सेट होगा। ठीक, तो आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा। एक सेट में कितने पॉइंटों का होता है। पहला जो है आपका 20 पॉइंट, 16 पॉइंट या फिर 15 या फिर 18 पॉइंट, तो जो होता है यह 15 पॉइंट का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये वॉलीबॉल दिया गया है तो यहाँ पर 15 पॉइंटों का जो होता है एक सेट होता है। अगला पॉइंट है हम लोग का प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका तत्कालीन कारक पूछा गया क्या है, तो उसका जो तत्कालीन कारक था कि ऑस्ट्रिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के युवराज की साराजेवो में हत्या, इसी कारण जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है कि भारत में राजस्व आंदोलन शुरू किया गया था, तो भारत में जो राजस्व आंदोलन है वह किया गया था शुरू मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक, आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो भारत में राजस्व आंदोलन है वह शुरू किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न है कह रहे कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है। देखिए जो पालघाट दर्रा है निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है, तो यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। ठीक, पालघाट दर्रा आपको याद रखना है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है मैथ का प्रश्न है और 52 नंबर जो प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि, पूरा पाषाण युग की जो सबसे हम लोग बड़ी उपलब्धि की बात करें तो वह था आग का खोज, यानी कि अग्नि का खोज जो था पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। देखिए यहाँ पर धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी की बात करें कौन सी हो जाएगी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर सख्त मिट्टी, लाल मिट्टी, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर में दोमट मिट्टी। ठीक, यहाँ पर जो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और यहाँ पर हम लोग धान की खेती की बात करें तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और तापमान की बात करें तो 20 सेंटीग्रेड से लेकर 27 सेंटीग्रेड सेल्सियस यानी कि सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक, यानी कि 20 से 30 के बीच में जो रहेगा तापमान, तो ये धान के लिए सही रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का है कि भारत में वर्षाहीन खेती विस्तरण से प्राप्त होता है, तो ये जो वर्षाहीन खेती है ये विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। कहाँ पर प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है कन्नड़ मैदान में। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला 55 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार, तो भारत में मसालों की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त जलवायु चाहिए वह गर्म और आर्द्र चाहिए। ठीक, कैसे, गर्म और आर्द्र जलवायु मसालों की खेती के लिए। अगला पॉइंट 56 नंबर जो प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, देखिए मानव निर्मित जो प्रथम कृत्रिम रेशा है वो कौन सा है, तो वह है रेयॉन। ठीक, कौन सा है, रेयॉन। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का जम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में
भारत का दौरा किया। देखिए यहाँ पर जो आपका प्लेटफॉर्म बुक है तो इसमें 3 से 4 जो प्रश्न ऐसे मिल रहे हैं फायरमैन में कि इसमें करेंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग करेंट अफेयर पे भी आपका पकड़ होनी चाहिए। आप लोग बताइए कि जो जम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताना है जो हाल ही में भारत का दौरा किए थे, तो कौन सा हो जाएगा? वो आ जाएगा एडगर चगवा लुंगू। यहाँ पर एडवर्ड चगवा लुंगू राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिए, जो जम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति थे और हाल ही में भारत का दौरा किए थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए हम लोग का, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? यहाँ पर भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो यह संवैधानिक स्थिति जो है केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए हम लोग का प्रश्न है कि उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो उर्वशी काव्य जो है किस कवि की रचना है? यह है आपको रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, आपको याद रखना है जो उर्वशी काव्य है रामधारी सिंह दिनकर की है। और उर्वशी ये जो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये उर्वशी काव्य के लिए। ठीक, कब दिया गया था? 1972 में उर्वशी काव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि भारतीय नाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतीय नाट्यम जो है आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है 61 नंबर यहाँ पर आप मैथ का है, तो आप लोग चाहे इसको मैथ को भी आप लोग बनाइएगा और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को स्किप यानी कि वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिएगा और अपना मैथ का जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसमें जो आपका PDF में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो परिरक्षित यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है, बीजों को किस तरह रखा जा सकता है वही हम लोग से पूछा गया है। तो वह रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में जो है बीजों को अच्छी तरह परीक्षित रखा जा सकता है। अगला जो पॉइंट है हम लोग का 64 नंबर, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? यहाँ पर कौन से आधार के अनुसार कहा जाता है कि जो अशोक थे वह श्रीनगर शहर को बसाए थे? तो यह कहा जाता है कलहरण के राज्य तरांगनी के अनुसार, ये जो कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था, इसी के अनुसार ये कहा जाता है। किसके? कलहरण के राज्य तरांगनी के अनुसार। अगला पॉइंट है अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृति से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इसको राजमनामा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जो जनजाति है ये निवास करती है सिक्किम में। ठीक, आपको याद रखना है कि जो सिक्किम का ये जो जनजाति थोड़ा सा तो ये लेप्चा है। और हम लोग मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो और खासी है। मिजोरम की हम लोग बात करें जो दूसरे ऑप्शन में है तो मिजोरम का जो है लाकर और पाकी है। ठीक, मिजोरम का लाकर और पाकी जनजाति है। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो चौथे नंबर में है, अरुणाचल प्रदेश का जो जनजाति है डफाली और खम्पाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए 67 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छापरा को जोड़ने वाला पुल जिसका निर्माण हाल ही में पूर्ण किया गया उसका नाम क्या? देखिए यहाँ पर जो बिहार सरकार के द्वारा आरा छापरा को जोड़ने वाला एक पुल का निर्माण किया गया है और उस पुल का नाम बताना है कि उसका नाम क्या है। गांधी सेतु, लोहिया सेतु, वीर कुंवर सिंह पुल या फिर जयप्रकाश पुल? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह पुल है। ठीक, वीर कुंवर सिंह की हम लोग बात करें तो जो वीर कुंवर सिंह 1857 के सैनिक विद्रोह के सबसे अधिक बार अंग्रेजों को पराजित करने वाले नायक थे। और जो वीर कुंवर सिंह है वह जगदीशपुर आरा के जमींदार भी रहे थे, तो आप लोग उनके बारे में जानिएगा तो सही है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 68 तो मैथ का है। जो 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में
INA बनने में सहायता की, तो यह किसके द्वारा किया गया था? सहायता। यह जो सहायता है यह कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 70 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है। देखिए यहाँ पर 3 पहाड़ी है, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पलानी की पहाड़ी है। ये 3 पहाड़ियाँ हैं, यह मिलती है आपको अन्नामुडी में। ठीक, अन्नामुडी में ये सब तीनों जो पहाड़ियाँ हैं मिलती है। अगला जो पॉइंट देखिए यहाँ पर हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय जो चित्तौड़ के हम लोग शासक की बात करें तो वह कौन था? उस समय जो शासक था राणा रतन सिंह। ठीक, कौन थे? राणा रतन सिंह। इसके यहाँ पर हम लोग जो चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? तो वह 1303 ईस्वी में किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर जब हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा JV कृपलानी। उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ पर भारतीय नियोजन का जो उद्देश्य है इसमें से कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि, यह भारत का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर 75 नंबर जो प्रश्न 76 नंबर देखिए यहाँ पर दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का ज्ञात करें। यहाँ पर हम लोग जो स्वास्थ्य लिखा गया है, कौन सा जो स्वास्थ्य है वो सही लिखा गया है? तो ऑप्शन बी का जो आप लोग स्वास्थ्य सही लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप लोग बी कर लीजिए। 77 नंबर जो प्रश्न है कि दिए गए शब्द की संधि ज्ञात करें। यहाँ पर संधि पूछा गया कि अच प्लस अंत, अच अंत का जो हम लोग से संधि पूछा है क्या होगा, यानी कि इससे मिला हुआ शब्द क्या बनेगा? तो इससे जो नया शब्द बनेगा अजंत बनेगा। ठीक, यहाँ पर आप राइट आंसर से कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि दिए गए वाक्यों में कर्तृवाच्य वाक्य ज्ञात कीजिए। कर्तृवाचक वाक्य कौन सा है? तो देखिए जो कर्तृवाचक वाक्य है वह है आपका दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता। देखिए यहाँ पर जो कर्तृवाचक है दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जा सकता, यह जो है कर्तृवाचक वाक्य है। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला देखिए पॉइंट हम लोग का 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। गुण गाना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है तो तारीफ करना, किसी की तारीफ करना यानी कि किसी का गुण गा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादी जी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। देखिए यहाँ पर दादी जी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है, तो इसमें कौन सा जो लास्ट में आपका दो, देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह आपको यूज करना है। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर कॉमा है और फुल स्टॉप है, फिर यहाँ पर भी 2 चिन्ह है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2 चिन्ह है। तो यहाँ पर जो सही जगह पर यहाँ पर पहला जो शब्द यूज होगा दादी जी के बाद होगा और जो दूसरा है वो लास्ट में होगा। तो कौन सा चिन्ह आपको यूज करना है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो ऑप्शन बी देख रहे हैं वह यहाँ पर कॉमा लग जाएगा और यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी इसको कहते हैं तो यहाँ पर आपका बी नंबर में हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या देख रहे हैं? प्रश्न है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो इसको जो कैसे व्यय कर सकता है तो यह किया जा सकता है राष्ट्रीय संकट के समय। देखिए यहाँ पर एक आकस्मिकता निधि होती है जिसको हम लोग कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं, और ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा कैसे खर्च किया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय जो मतलब यानी कि देश में कोई संकट होता है तो उस समय इस फंड को खर्च किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी जो होता है वो अवमूल्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवमूल्यन। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि व्याकरण ग्रंथ
अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? देखिए जो व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार पूछा गया है, तो इसके रचनाकार पाणिनि थे। ठीक, अगला पॉइंट है कि यहाँ पर जो मैथ का प्रश्न, तो आप लोग मैथ के साथ इसको देखिएगा। और अगला हम लोग जो प्रश्न देखते हैं 91 नंबर प्रश्न, क्या ये भी मैथ का प्रश्न है? 91, 92, 95 यहाँ, और यहाँ पर आपका जो है अंग्रेजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो हम लोग 70-80 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए। और जो हम लोग का यह सेट प्रैक्टिस था, तो वह सेट प्रैक्टिस आपका प्लेटफॉर्म बुक का जो था ये 2 है, और जो अगला सेट प्रैक्टिस है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। और तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।